हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड EC1 स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, ये हमारा पेपर है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस पेपर से आज यूनिट 1 के सेक्शन से हम आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिक्विजिस्ट ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर। रिक्विजिस्ट का मतलब होता है गुण। एक रिसर्च स्कॉलर अर्थात शोधार्थी के गुण क्या होते हैं उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो एक शोधार्थी जो शोध करके नए नए सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करता है, उसके गुणों पर हमें इस आज के क्लास में आज उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। गवेषणकर्ता के गुण, जिसे हम शोधार्थी भी कहते हैं, गवेषणकर्ता भी कहते हैं, रिसर्चर भी कहते हैं। गवेषणकर्ता अथवा शोधार्थी से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य नवीन पक्षों को प्रकाशित करना होता है तथा वह वर्तमान को समृद्ध करके उसको क्रमबद्धता प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा गवेषणकर्ता या शोधार्थी जो होता है वह किसी नवीन पक्षों को जो इतिहास में आगे प्रकाशित नहीं हो पाए हैं, वो भूले बिसरे हो गए या फिर उन पर विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाला जा सका है, उसको प्रकाशित करने का काम करता है और वर्तमान को समृद्ध करके उसको क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस को प्रदान करता है। शोधार्थी की गुणवत्ता और निष्कर्ष उसके श्रम और शोध के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। तो ये साफ है कि एक अच्छा शोध तभी संपन्न हो सकता है जब उसका शोधार्थी या गवेषणकर्ता योग्य हो और वह अपने अथक परिश्रम से और अपने शोध कार्य के प्रति समर्पण से ही यह कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है। एक अच्छे शोधार्थी बनने हेतु व्यक्ति में कुछ गुण होने चाहिए जो उसे एक अच्छा इतिहासवेत्ता बनाने में सक्षम हो। यानी यदि किसी को एक अच्छा इतिहासकार बनना है, अच्छा शोधार्थी बनना है, तो उसके लिए उसमें कुछ वांछित गुण होने आवश्यक है। हम इनके गुणों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे जो अलग अलग उपशीर्षकों के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। हम एक बार उन सभी गुणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उस एक योग्य शोधार्थी के लिए यानी मेरिट्स ऑफ ए रिसर्चर, इसमें आपका मेंटल आउटलुक अच्छा होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि मानसिक अभिदृष्टि। दूसरा पॉइंट होगा हमारा क्रिटिकल आउटलुक अर्थात आलोचनात्मक अभिव्यक्ति बहुत मायने रखती है शोधार्थी की। कैपेबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसका अर्थ होता है कि एक योग्य शोधार्थी में व्याख्या करने की कुशल क्षमता होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क अर्थात कठोर श्रम करने की क्षमता एक शोधार्थी से अपेक्षित की जाती है। सब्जेक्ट नॉलेज अर्थात विषय का ज्ञान। कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स यानी तथ्यों का संग्रहण करने की योग्यता उस शोधार्थी में होनी चाहिए। इम्पार्शियल व्यू, जिसको हम लोग निष्पक्ष दृष्टिकोण कहते हैं, तो वैसे शोधार्थी को निष्पक्ष दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ बैलेंस्ड व्यू अर्थात संतुलित दृष्टिकोण भी एक योग्य शोधार्थी से उससे उम्मीद की जाती है। नॉलेज ऑफ अ यूजिंग रिसर्च टूल अर्थात शोधार्थी को शोध के लिए जो उसके उपकरण होते हैं उनके इस्तेमाल की विधि आनी चाहिए। क्वालिटेटिव वर्क अर्थात गुणात्मक योग्यता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च प्लान अर्थात शोध कार्य में शोधार्थी का लचीलापन होना अनिवार्य है। इसके अलावा कॉमन सेंस एंड बोल्डनेस टू फेस क्रिटिसिज्म अर्थात समालोचना का साहस
एवं बुद्धि से सामना करने की योग्यता एक शोधार्थी के पास होनी आवश्यक है। साथ ही नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात शोध विधि का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब इन सभी गुणों को हम एक एक करके देखेंगे। जो पहला हमारा गुण है वह है मेंटल आउटलुक, जिसे हम मानसिक अभिदृष्टि कहते हैं। तो एक अच्छे शोधार्थी के लिए उसमें मानसिक अभिव्यक्ति की क्षमता होना अति आवश्यक होता है। शोधार्थी की मानसिक अभिव्यक्ति शैक्षणिक योग्यता की तुलना अधिक महत्व रखती है। वह अपनी व्याख्या करने की शक्ति व समझ के आधार पर एक अच्छा शोधार्थी बन सकता है। ठीक है, यह आपका पहला पॉइंट हो गया, पहला गुण जिसे कह सकते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है, जो इसका शोधार्थी का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, वह है क्रिटिकल आउटलुक अर्थात आलोचनात्मक अभिदृष्टि। शोधार्थी में विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता होना काफी आवश्यक होता है, ताकि वह आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ संकलित तथ्यों का अवलोकन तथा व्याख्या कर सके। शोधार्थी को विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रत्येक पहलू का परीक्षण करने की योग्यता भी रखनी चाहिए और ऐतिहासिक घटनाओं की खोज निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण होता है शोधार्थी का, वह है कैपेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन अर्थात व्याख्या करने की क्षमता। एक कुशल शोधार्थी में व्याख्या करने की योग्यता भी काफी महत्वपूर्ण है। वह उपलब्ध सामग्रियों का और शोध कार्यों के पश्चात अपने तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार करता है कि दूसरे विद्वान एवं पाठक बिना किसी झिझक के उसे ग्रहण कर सके। शोधार्थी का चौथा महत्वपूर्ण गुण उसकी कैपेसिटी ऑफ हार्डवर्क होती है अर्थात श्रम करने की क्षमता। एक कुशल शोधार्थी में कठोर परिश्रम करने की क्षमता होती है। शोध एक कठिन कार्य है, इसके लिए अत्यधिक श्रम व समय की आवश्यकता होती है। उसे कठोर परिश्रम द्वारा आंकड़ों का संकलन करना चाहिए और शोध सामग्री के अवलोकन करने चाहिए। इसके लिए काफी श्रम और समय देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो पांचवा महत्वपूर्ण गुण है वह है सब्जेक्ट नॉलेज अर्थात विषय का ज्ञान। एक योग्य शोधार्थी को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे दत्त संकलन में मूल स्रोतों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। विषय ज्ञान होने पर ही शोधार्थी उपयोगी तथा अनुपयोगी सामग्रियों में अंतर कर पाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पांचवा गुण विषय का ज्ञान अति आवश्यक होता है। छठा जो गुण है वह है कलेक्शन ऑफ मटेरियल अर्थात सामग्रियों का संकलन, शोध की सामग्रियों का संकलन। सामग्री का संकलन एक शोधार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। शोधार्थी को अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के बल पर स्रोत सामग्री प्राप्त करना पड़ता है। यदि स्रोत की सामग्री देश के बाहर या विभिन्न स्थानों में बिखरी पड़ी है तो शोधार्थी को धैर्य व हिम्मत से उन स्रोतों का संकलन करना चाहिए। ठीक है, शोधार्थी का जो सातवां महत्वपूर्ण गुण होता है वह है इम्पार्शियल व्यू। इम्पार्शियल व्यू का अर्थ होता है निष्पक्ष दृष्टिकोण। एक योग्य शोधार्थी को सदैव निष्पक्ष अभिदृष्टि रखनी चाहिए। उसे शोध के समय व्यक्तिगत अभिदृष्टि को दरकिनार करते हुए निष्पक्ष दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उसे प्रत्येक घटना का इतिहास वैसे ही वर्णित करना चाहिए जैसे वह घटित
अंकित हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7वां पॉइंट या 7वां गुण। 8वां जो महत्वपूर्ण गुण है वह है बैलेंस्ड व्यू अर्थात संतुलित दृष्टिकोण। एक योग्य शोधार्थी को प्रत्येक घटना के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना चाहिए। उसे अपने दृष्टिकोण में ना तो आशावादी ना ही निराशावादी बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण से ही व्याख्या करनी चाहिए। इसी तरह उसे किसी भी स्थापित तथ्यों की भर्त्सना तथा अधिक प्रशंसा से भी बचना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा 8वें गुण क्यों, जिसमें हमें बोला संतुलित दृष्टिकोण। 9वां जो हमारा शोधार्थी का महत्वपूर्ण गुण है वह है नॉलेज ऑफ यूजिंग रिसर्च टूल्स अर्थात शोध उपकरण के इस्तेमाल करने की विधि या ज्ञान। वर्तमान में शोध के लिए नवीन उपकरण तथा तकनीक भी आ गई है। इनके द्वारा शोधार्थी को दत्त संकलन के संग्रहण एवं संश्लेषण में सहायता मिलती है। इसके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अतः योग्य शोधार्थी को इन नवीन तकनीकों एवं ज्ञान का समुचित उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक होता है, जिससे वह आसानी से अपने शोध कार्यों को कर पाए और समय की भी बचत कर सके। शोधार्थी का अगला जो महत्वपूर्ण गुण होता है वह है क्वालिटिव वर्क अर्थात गुणात्मक कार्य। एक योग शोधार्थी में गुणात्मक योग्यता होनी अति आवश्यक होती है। उसे अपने विषय पर पहुंच, नवीनता, विश्वसनीयता एवं तर्कसंगत होना आवश्यक है। उसे शोध कार्य में मात्रा के बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि समय कितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके कार्य की गुणवत्ता। ठीक है, अब हम शोधार्थी के अगले गुण की चर्चा करेंगे, वह है फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च प्लान अर्थात शोध कार्य में लचीलापन। एक शोधार्थी को शोध कार्य के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे इन समस्याओं से विचलित नहीं होना चाहिए तथा इसका साहसपूर्ण सामना करना जरूरी होता है। इसके लिए उसे अपने कार्य की योजना को इस तरह तैयार करना चाहिए कि कोई समस्या आने पर वह उसे बदल सके। अतः उसकी योजना में लचीलेपन का होना आवश्यक होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण गुण है वह है कॉमन सेंस एंड बोल्डनेस टू फेस क्रिटिसिज्म अर्थात समालोचना का साहस करने की बुद्धि और साहस। ठीक है, एक कुशल शोधार्थी में सहज बुद्धि, मस्तिष्क की तीक्ष्णता, तर्क शक्ति, विलक्षण बुद्धि का होना आवश्यक है। इन गुणों के होने से शोधार्थी शोध कार्यों में आने वाली जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता है। साथ ही साथ वह विभिन्न आलोचनाओं से हताश नहीं होता, बल्कि उसे अपनी बुद्धिमत्ता से उसका सामना भी कर लेता है। और हमारा अंतिम जो महत्वपूर्ण गुण है जो एक शोधार्थी के लिए आवश्यक है वह है कि नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है शोध विधि का ज्ञान। ठीक है, एक सफल शोधार्थी को शोध विधि का समुचित ज्ञान होना आवश्यक तत्व माना जाता है। उसे सभी निष्कर्षों के साथ घटनाओं तथा क्रियाकलापों का तर्कसंगत मूल्यांकन, निरीक्षण तथा संश्लेषण करना होता है। अतः शोध विधि के ज्ञान की भी अच्छी जानकारी
एक योग्य शोधार्थी के लिए आवश्यक मानी जाती है। एक शोधार्थी के लिए मानचित्र बनाने की जानकारी, रूपरेखा का ज्ञान, ग्रंथ सूची के बारे में पता रखना आदि काफी आवश्यक होता है। इसके लिए उसे विभिन्न विधियों जैसे आंकड़ों का संकलन, पुस्तकालय का उपयोग, प्रश्नावली तैयार करने की विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वेक्षण विधि आदि का आश्रय लेना पड़ेगा। इससे शोध कार्य की गुणवत्ता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। शोध विधि समय तथा ऊर्जा बचाती है और गुणों को भी निश्चित करती है। इस प्रकार हमने देखा कि एक सफल गवेषणकर्ता अथवा शोधार्थी अथवा रिसर्चर के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण निर्धारित किए गए हैं जो एक योग्य और कुशल शोध के लिए आवश्यक माना गया है। अब इन गुणों को देखने के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष करेंगे तो हम पाएंगे कि शोधार्थी की सफलता एवं शोध रचना की सफलता हेतु शोधार्थी को कुछ विशेष गुणों जिसमें मानसिक अभिदृष्टि, विश्लेषणात्मक अभिदृष्टि, व्याख्या करने की योग्यता, श्रम के लिए क्षमता, विषय ज्ञान, सामग्री का संग्रहण, निष्पक्ष दृष्टिकोण, संतुलित अभिदृष्टि, शोध उपकरणों का उपयोग, गुणात्मक कार्य, शोध योजना में लचीलापन, समालोचना का साहस करने के लिए सहज बुद्धि एवं साहस तथा शोध विधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इन गुणों के साथ शोधार्थी एक कुशल शोध कार्य संपादित कर सकता है। वह एक ऐसा रचनाकार होता है जो नवीन तथ्यों को खोजकर उसकी नवीनता, मौलिकता और विश्वसनीयता की जांच कर व्याख्यायित करता है तथा नवीन सिद्धांतों का उसके परिवेश में तथ्यों को निरूपित भी करता है। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हमने इस विषय के अंतर्गत देखा कि शोधार्थी के लिए शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण गुणों की अपेक्षा की जाती है जो उनमें आवश्यक होती है। इन गुणों के अभाव में एक कुशल शोध का होना असंभव माना जाता है। तो कुल मिलाकर एक योग्य शोधार्थी हेतु इन गुणों की आवश्यकता मानी गई है। तो हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। इसके बाद हम शोध क्या है और यह कैसे होता है इस विषय पर अगले वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के लिए हम इस अपनी बातों को विराम देते हुए यहाँ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।